कैसे हैं आप लोग। और आशा है आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में जुटे होंगे। और मैं विद्या क्रिएटर से निशा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आ रही हूँ जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं, और विशेषकर सिविल सर्विसेज में, जैसे ह्यूमस क्या होता है, या ह्यूमस या क्लवाइड में क्या अंतर है, घाटी है या धून है, तो इन सब में क्या अंतर है, तो वही मैं आपको क्लियर करूँगी आज। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ह्यूमस, नदियाँ, आपको पता है कि जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ गाद और मिट्टी बहा करके ले जाती है। पहले तो ग्लेशियर से पिघलता है जल पिघलते हुए अपरदनकारी प्रक्रमों के द्वारा फिर वो क्या होता है कि परिवहन करके अपने साथ मिट्टी, गाद, वनस्पति के टुकड़े ये सब लेकर के आती हैं। वनस्पति दब के सड़ जाती है, एक तरीके से खाद। तो जिसमें वनस्पति अगर है वो आपका कहलाएगी ह्यूमस। ये जैसे वनस्पति सड़ी गली और ये मिट्टी में मिली, और इससे अगर मिट्टी बन रही है, या पशुओं जो आपके घास चरते हैं उन्होंने जो उसको निकाला, या जैसे गाय का गोबर है या भैंस का गोबर है, ये सब हमको मिला, तो ये ह्यूमस की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर इसमें जीवों का सड़ा गला अंश मिल गया, जैसे कोई जीव मर गया, उसको छोटे छोटे कीड़ों ने खाया और फिर वो दब गया, तो होगा क्या, जब वो अपना वेस्ट मटेरियल निकालेंगे उस, या वही सड़ी रह गई, तो उससे जो मिट्टी वनस्पति के साथ अगर जीवों का सड़ा गला अंश आ जाएगा तो वो आपका कहलाएगा क्लवाइड। तो ध्यान रखिएगा, ह्यूमस में सिर्फ वनस्पति के तत्व आएंगे, और क्लवाइड में आपके वनस्पति के साथ साथ जीवों के भी सड़े गले अंश मिले हुए होते हैं। इन दोनों में यही मेन अंतर है, ठीक है। और ह्यूमस आपका ये उपजाऊपन, मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। यहाँ पे ह्यूमस ऊपरी मिट्टी की परत होती है, और यही जो है जब वर्षा होती है तो बहा के ले जाती है, इसीलिए अनउपजाऊ मिट्टी हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरा बात करते हैं हिमोड़। हिमनद द्वारा लाए गए खुरदुरे कणों के निक्षेप। हिमनद बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं हमारे हिमालय में, तो जब वो बह के आएंगे तो थोड़ा पानी, थोड़े बर्फ के टुकड़े, तो जब वो अपरदन के प्रक्रमों के द्वारा आएंगे तो कुछ जो है वहीं पे रुक जाएंगे, जिनको किनारे होंगे, जिनको नदी बहा के नहीं ले जा पाएगी अपने साथ। तो वही जो रुक जाते हैं बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, तो वो आपके कहलाएंगे हिमोड़। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि बर्फ बह करके आ रही है, ये देखिए पानी के साथ बर्फ भी बह के आ रही है। अब होगा क्या कि जो इसके साथ पत्थर के टुकड़े, पेड़ पौधे जो अपरदन के द्वारा हैं, या जीव जंतु, वो भी तो बह के आएंगे। तो जब वो बह के आएंगे तो जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे वो साइड में लग जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे नदी का प्रवाह है, इधर आया, यहाँ पे अगर रुक गया तो ये आपका जो है हिमोड़ का निर्माण कराएगा। इसकी कई सारी कैटेगरीज हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हिमोड़ पूरा डिटेल आपको नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ एक चीज़ बता रहे हैं, इस वजह से इसकी डिटेल हम पूरी आपको नहीं बता रहे हैं। जब मैं ज्योग्राफी का ये चैप्टर शुरू करूँगी तो आपको ये सारी चीज़ें समझा दूँगी। उसके अपोजिट आउटवाश प्लेन क्या होता है, हिमोड़ निक्षेप के नीचे होंगे। जैसे बड़े बड़े हिमोड़ इकट्ठे हुए, अब ये फिर खिसकेंगे तो ये इनका रूप छोटा हो जाएगा, तो जो ये छोटे रूप हैं इनके नीचे के, वो आपके आउटवाश प्लेन कहलाते हैं। घाटी, दून और द्वार की बात करते हैं, तो जो घाटी होती है वो आपको मिलेगी मध्य हिमालय में। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो जो आप क्या घाटी होगी वो मध्य हिमालय में होगी, और 2 पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र होगा वो आपका घाटी कहलाएगा, जहाँ पे थोड़ा सा मैदान होगा, जैसे फूलों की घाटी और ये सब होता है ना, तो ये छोटा सा मैदान होता है, और यही आपका घाटी कहलाती है। घाटी भी कई प्रकार की होती है, सिर्फ हम यहाँ पे घाटी बता रहे हैं आपको। तो घाटी क्या होगी, मध्य हिमालय में 2 से अधिक पर्वतों के जो नीचे की जगह होगी वो आपकी घाटी कहलाएगी। अब दून क्या है, शिवालिक पर्वत में आपको दून और द्वार दोनों मिलेंगे। तो दून में क्या होगा, शिवालिक के पश्चिम में दून,
ये देखिए डायरेक्शन क्या होती है, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम होगा, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। तो पूर्व में क्या होगा, आपका द्वार होगा, यहाँ पे द्वार होता है और यहाँ पे आपके दून होते हैं। समझ में आ रहा होगा कि शिवालिक पर्वत श्रेणियों का जो पश्चिम का भाग है वो दून कहलाएगा और जो पूर्व का भाग है वो आपका द्वार कहलाएगा, ठीक है। पूर्व का भाग द्वार, जैसे हरिद्वार पूर्वी भाग है पहाड़ियों का, कुछ नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि कोई भी पहाड़ी है उसका पूर्व का भाग द्वार है और पश्चिम का भाग आपका दून है, और दोनों जो है शिवालिक पे ही पाए जाएंगे। चित्र में देख सकते हैं कि ये दो पहाड़ हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र है ये आपका घाटी कहलाएगा, ठीक है। ये सब क्षेत्र जो है ये आपके घाटी के अंतर्गत आएंगे। और अगर हम दून और द्वार की बात करें, देखिए हरिद्वार ये पूर्वी भाग रहेगा और ये आपका देहरादून पश्चिमी भाग रहेगा, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं खादर और बांगर की। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में कई बार इसको पढ़ चुके हैं, चलिए दोबारा से एक बार और पढ़ते हैं। पीसीएस में, आरओ, आईएएस में, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली सारे शब्द हमको दोनों खादर और बांगर एक तरह लगते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम जो है वहाँ पे गलत करके चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, खादर, खाद जहाँ पे खाद है वहाँ वो उपजाऊ होगी, और जो है बांग जहाँ पे है वो अनुपजाऊ होगी। तो सीधे खाद याद कर लीजिए, खाद मतलब उपजाऊ, जाहिर सी बात है जहाँ खाद पड़ी रहेगी वो उपजाऊ होगी। तो खादर भूमि क्या होगी, तराई प्रदेश। आपको ज्योग्राफी का जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। तराई प्रदेश जब ढाल पे शिवालिक के नीचे उतरते हैं तो जो तराई वाला क्षेत्र पड़ेगा तो वहाँ मिट्टी जिस पर प्रतिवर्ष नए अवसाद, यानी मिट्टी पे नए अवसाद आए, गर्मियों में पानी कम हुआ तो सिमट गई नदी, फिर ठंडी में जब या बारिश में पानी ज़्यादा होता है तो नदी का फैलाव ज़्यादा होगा, तो अपने साथ जो अपर्दनकारी प्रक्रमों के कारण जो वो गाद और मिट्टी लेके आएगी, जैसा हमने आपको ह्यूमस और कलवाइड आपको बताया है, तो जब वो बहा के लेके आएगी तो एक परत उस पर चढ़ा देगी, तो वो जाहिर सी बात है उपजाऊ हो जाएगी। तो जहाँ प्रतिवर्ष मिट्टी आ रही है, नए अवसादों की परत जम रही है, तो वो आपका उपजाऊ हो जाएगा और यहाँ पे धान की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, खादर मतलब नए प्रतिवर्ष नए अवसाद आ रहे हैं और उपजाऊ मिट्टी है। बांगर मतलब एक बार जल आया है फिर बहुत वर्षों तक नहीं आया वहाँ पे, तो उपजाऊपन धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। तो जब उपजाऊपन खत्म हो जाएगा तो वो आपका बांगर का क्षेत्र है हो। वहाँ पे अगर आपके आसपास नदी है तो आपने देखा होगा कि नदी चौड़ी हो जाती है जब वर्षा का जल या पर्वतीय क्षेत्र से आ रही है, तो जब पानी ज़्यादा होगा तो उस पर एक लेयर जम जाती है। प्रतिवर्ष अगर ऐसा होगा तो वो कृषि के लिए उपयोगी है और वो आपकी है खादर। बांगर फिर से बता दे रहे हैं कि बांगर में क्या हो रही है कि ऊपरी परत जो है वर्षों पहले कभी बाढ़ आई वहाँ पे, तो ऊपरी परत उपजाऊ हो गई, धीमे धीमे बारिश के कारण या वायु के कारण, अपर्दन प्रक्रिया के कारण उसका उपजाऊपन धीमे धीमे खत्म होता है, तो वो आपका बांगर कहलाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि खादर, ये एल्यूवियल सॉइल की बात हो रही है। ब्लैक सॉइल देखेंगे तो वो ज़्यादा ब्लैक लगेगी क्योंकि उसमें ह्यूमस और कलवाइड दोनों की मात्रा भी मिली हुई है, ठीक है। तो खादर कुछ इस तरह आपकी हो जाएगी। ये देखिए खादर, यार ये आपकी खादर और ये आपकी बांगर। अपर्दन, ये देखिए ऊंचा भाग है तो यहाँ पे जल पहुँच ही नहीं पाएगा, तो ये उपजाऊपन खत्म हो जाएगा। जैसे बारिश आई तो वो बूंदें क्या करेंगी, ये सारी उपजाऊ जो मिट्टी होगी वो नीचे बहा ले जाएंगी पानी में ही, तो अनुपजाऊ हो जाएगी क्योंकि पानी हर साल वहाँ पे नहीं पहुँच रहा। लेकिन ये वाले क्षेत्र में क्योंकि एक बेसी पे है तो यहाँ पानी पहुँचेगा, तो यहाँ पे एक लेयर बिछा करके फिर वापस चली जाएगी, या हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। और फिर बात करते हैं पेबल। व्यास शिवालिक के दक्षिणी पर्वत पाद, दक्षिण में आपको हम बता रहे हैं पूर्व, पश्चिम,
उत्तर और दक्षिण। तो शिवालिक का जो दक्षिण ये पूर्वी भाग हो जाएगा, ये पश्चिमी भाग हो जाएगा, ये उत्तरी भाग हो जाएगा और नीचे पर्वतपात दक्षिणी हो जाएगा जहाँ पे वो जमीन से मिल रहा है पर्वतपात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हिमालय की नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाएंगे तो अवसादों के साथ क्या करेगा, वो बड़े बड़े टुकड़े भी अपने लेके आ रही पत्थरों के। तो जो बड़े टुकड़े हैं जो बहुत छोटे नहीं हो पाए हैं वो आपका पेबल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए नदियां बहा के ला रही हैं अपने साथ गाद और मिट्टी, तो पत्थर भी तो ला रही है क्योंकि वो हिमालय से बह के आ रही हैं। तो अपर्दन के दौरान वो जो पत्थर के टुकड़े लाएंगे, जो किनारे या बीच में एक पत्थर है तो दूसरा पत्थर यहाँ पे रुक जाएगा। धीमे धीमे उसका अपर्दन नीचे से या बाहर से घसाव के कारण होता है। एक दूसरे से टकराएंगे तो टूटेंगे, घिसेंगे तो छोटे होंगे या टूटेंगे, कई पार्ट में बढ़ते हैं। तो जब ये अपर्दन होगा तो जो ये बड़े टुकड़े होंगे दक्षिण पाद के सारे जो हिमालय में इकट्ठे हो जा रहे हैं नीचे, तो ये जो है मोटे कण जो होंगे वो आपके पेबल कहलाएंगे, जिनका जो अगर हम देखें तो कितना होगा 10 से 50 mm के बीच इनकी जो है मोटाई होगी। ठीक है, कोबल या बोल्डर क्या होते हैं, ये थोड़े यही जब घिस करके छोटे छोटे फिर उससे छोटे फिर उससे ऐसे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। यही बड़े पत्थर जब घिस के छोटे होते जाएंगे बजरी की तरह। आपने मोरंग देखी होगी, जो मोरंग छानी जाती है तो उसमें छोटे कई सारे टुकड़े होते हैं अलग अलग शेप के, थोड़े बड़े फिर उससे छोटे। तो ये आपके कहलाते हैं कोबल या बोल्डर। देख लीजिए ये आपके कोबल है, ये कोबल बड़े बड़े टुकड़े। और आपने देखा होगा कि जो है नदी आराम से हम लोग पार कर देते हैं, कोई पुल की ज़रूरत नहीं होती है, पानी नीचे नीचे बहता है बड़े बड़े टुकड़ों के बीच में। तो वो आपका है कोबल और ये आपका है पेबल। ठीक है, अब बात करते हैं मार्श और स्वाम्प की। तो मार्श क्या है कि दलदली भाग में ग्रीष्म काल में अगर जलावृत वो क्षेत्र नहीं रहेगा तो वो मार्श कहलाएगा। अगर वहाँ पे पूरे वर्ष पानी से अगर वो भरा रहता है तो वो आपका स्वाम्प कहलाएगा। ठीक है, तो आशा है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसको याद कर लीजिएगा, एक बारी देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चित्र में हम देख लेते हैं एक बारी। तो ये दलदली भाग हैं और अगर वर्ष भर भरे रहेंगे जल से तो ये आपके स्वाम्प कहलाएंगे, और अगर ग्रीष्म में इनका जल सूख जाएगा दलदली क्षेत्र का तो ये आपके मार्श कहलाएंगे। जो आपके हिमालय शिवालिक की श्रेणियां जो हैं उनके नीचे वाला जो क्षेत्र है वो आपका दलदली ही मिलेगा। तो ये मार्श और स्वाम्प की जो विशेषता है वो आपके दलदली क्षेत्रों की विशेषता है। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर चीज़ें क्लियर नहीं होती तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपके क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस वहाँ पे सही हो जाएंगे।